नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं शिवांगी पुरोहित द्वारा लिखित किताब सांझी एक अधूरी कहानी, मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। अब तक आपने सांझी में सुना कि कैसे वंश ने अपनी बीमारी के चलते अपना बीमा करवाने का फैसला किया, लेकिन वंश के पापा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब आगे। सांझी की जिंदगी में पहले से इतनी परेशानियां थी कि एक और परेशानी उसके ऊपर आकर खड़ी हो गई। कुछ दिनों के लिए रावी घर आई। एक दिन रावी ने अपने पापा से कहा, हमारी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उसके परिवार वालों ने मुझसे वंश के लिए बात की थी। उन्हें अभी पता नहीं है वंश की शादी के बारे में। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा है कि पापा से बात करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तो इन दोनों का तलाक करवाने की सोच रहा हूँ। इस लड़की की वजह से बदनामी का अच्छा ठीकरा फूटा है मेरे ऊपर। लोगों के सामने सिर नीचा कर दिया मेरा। मेरी इज्जत के आगे कोई नहीं है। इन दोनों का तलाक करवाकर उस लड़की को उसकी माँ के पास भेज देंगे और वंश की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे। कम से कम सम्मान से जी तो सकूंगा, वरना जिंदगी भर यही सुनने को मिलेगा कि लड़का भगा कर लाया था। पापा ने कहा, आपका बेटा माने तब ना, वो तो जोरू का गुलाम है, वो तलाक के लिए कभी नहीं मानेगा। रावी ने कहा, वो लड़की उसके लायक नहीं है, ये बात वो समझता नहीं है। शहर की लड़कियों के साथ यही नौटंकी रहती है, उसे समझाना पड़ेगा। पापा ने कहा। सांझी किचन के कोने में खड़ी सब सुन रही थी। उसे अब डर लगने लगा था कहीं वंश और उसका तलाक ना करवा दिया जाए। जब वंश को पता चला कि घर में तलाक की बात होने लगी है तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये आ गई घर में आग लगाने, अब तलाक भी करवा दे मेरा। तूने ही ये रामायण रची है ना? वंश ने रावी से कहा। मेरे ऊपर मत चिल्ला, जाकर पापा से पूछ ले। रावी ने कहा, वो लड़की पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसे जिंदगी में सब करने का हक है। यहाँ रहकर वो कुछ नहीं कर पाएगी। गांव की लड़की लाते तो घर संभालती, सबसे अच्छे संबंध रखती, लेकिन इसने तो सब खराब करके रखा है। उसे अपनी जिंदगी जीने दो। पापा बोले, आप हमारी जिंदगी खराब करने पर क्यों पड़े हैं? चैन से जीने क्यों नहीं देते? जिसे देखो वो सिर पर सवार रहता है। आपके कहने पर क्या हम तलाक ले लेंगे? वंश ने कहा। तभी माँ बीच में बोल पड़ी, बेटा जरा अपने माँ बाप की तरफ भी देख ले। उस लड़की के लिए बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या मिला उससे शादी करके? घर में रोज कलह करवाती है, बड़ों की इज्जत नहीं करती, 10 बार बोलने पर सर ढकती है। शहर की लड़की है, हमारे घर में नहीं ढल पाएगी। तू समझता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं समझना, कहकर वंश अपने कमरे में चला गया। सांझी अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी। वंश ने जाकर उसे गले लगाया और कहा, तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे छोड़ दोगे क्या? सांझी ने कहा। नहीं पागल, दूसरों के कहने से क्या होता है? जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक तेरा हाथ मेरे हाथ में होगा। वंश ने कहा। अगले दिन शाम को रावी और माँ ने मिलकर वंश को फिर समझाने की कोशिश की। वे बार बार सांझी की गलतियां गिनाती रही, लेकिन वंश मानने को तैयार नहीं था। सांझी इन सब चीजों से त्रस्त हो चुकी थी। उसे जिंदगी बोझ लगने लगी थी। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। उसकी जीने की इच्छा लगभग मर चुकी थी। वंश माँ से बहस कर रहा था। सांझी कमरे से बाहर आई और वंश का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। रहने दो ना, मत लड़ो, सांझी ने वंश से कहा। तभी सासू माँ को सांझी पर गुस्सा आया और उन्होंने सांझी को एक तमाचा जड़ दिया। सांझी की आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर कमरे में चली गई। वंश को बहुत गुस्सा आया और वो माँ से लड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सांझी ने नहीं खोला। वंश कहता रहा, सांझी दरवाजा खोलो, लेकिन सांझी ने जवाब नहीं दिया। शोर सुनकर राघव भी आ गया। रावी ने पीछे खिड़की से देखा तो सांझी पंखे पर झूल रही थी। देखकर रावी जोर जोर से चिल्लाने लगी। राघव व वंश ने दरवाजा तोड़ दिया। वंश ने दौड़कर सांची के पैर पकड़ लिए। राघव ने फंदा काट दिया। सांची की सांसें उखड़ रही थी।
राघव ने जल्दी से कार निकाली। वंश ने सांची को गोद में उठाया और ले जाने लगा। रावी ने कहा, अस्पताल मत ले जा, तू फंस जाएगा। वंश गुस्से में चिल्लाया, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वंश और राघव सांची को लेकर अस्पताल गए। इलाज के बाद सांची की हालत सुबह तक ठीक हो गई। सारी रात वंश सांची के पास बैठा रहा। सांची की गले की नसें खिंच गई थी, जिससे उसका गला सूज गया था और आवाज बंद हो गई थी। सांची को जब होश आया तब वंश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा क्यों किया तूने? तुझे कुछ हो जाता तो? ये करने से पहले एक बार भी तुझे तेरे वंश की याद नहीं आई? मेरा क्या होता फिर? अब कभी भी ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। वंश को रोता देख सांची की आंखों में भी आंसू आ गए। 3-4 दिन बाद सांची अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। वंश उसे लेकर घर आया। जब वंश ने सांची को गाड़ी से उतारकर गोद में उठाया और कमरे तक ले गया तो घर वालों और आस पड़ोस के लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। सांची को वंश ने बिस्तर पर लेटाकर कंबल उड़ा दिया। रावी, सासू माँ और ससुर जी कमरे में आ धमके और मुंह चलाने लगे। बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी, इज्जत लुटा दी, ऐसा वैसा। वंश ने उन सबको चिल्लाकर कमरे से बाहर भगा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वंश सांची का सिर गोद में लेकर बैठ गया। उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। वंश किसी छोटे बच्चे की तरह सांची को अपनी गोद में छुपाए कंबल उड़ाकर बैठा रहा। उसने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और सांची का ध्यान रखने लगा। उसने तब तक सांची को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जब तक सांची पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। घर वालों ने भी तलाक की जिद छोड़ दी, क्योंकि इज्जत की धज्जियां तो उड़ ही चुकी थी और अब और तांडव करने से उनका ही घाटा था। एक दिन सांची और वंश शाम को छत पर खुली हवा में घूम रहे थे। सांची ना जाने क्या सोचती हुई किनारे पर आकर खड़ी हो गई और नीचे झांकने लगी। वंश ने उसे पीछे खींच लिया। क्या कर रही थी? वंश ने कहा। कुछ नहीं, देख रही थी कि कूदूंगी तो मरूंगी या फिर सिर्फ हाथ पैर टूटेंगे। सांची बोली। अच्छा बेटा, चल दोनों कूद कर देखते हैं। वंश ने सांची का हाथ पकड़कर किनारे तक ले जाने लगा। सांची ने वंश को गले लगा लिया। मुझे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, सांची ने कहा। और मेरा क्या? तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगा क्या? वंश ने कहा। इस तरह वंश और सांची एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। दोनों को डर रहता था एक दूसरे को खोने का, लेकिन आगे क्या होने वाला था किसे पता था। वंश और सांची इसी तरह परिस्थितियों से जूझते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन माँ का फोन आया। बेटू, तुम आ रही हो ना? बंटी और मैं नानी के यहाँ आए हैं। सांची की माँ रीवा में एक हॉस्टल में वार्डन की जॉब करने लगी थी। खुशी नानी के यहाँ रहकर पढ़ती थी और बंटी माँ के साथ रीवा में रहता था। हाँ मम्मी, मैं आऊंगी। अभी तो 1 हफ्ता है ना रक्षाबंधन को, सांची ने कहा। तेरी आवाज को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ ने कहा। आखिर माँ तो माँ होती है ना, अपने बच्चों की आवाज से पहचान लेती है कि उनका बच्चा किसी तकलीफ में तो नहीं है। सांची की माँ को भी सांची की आवाज से उसकी तकलीफ का एहसास हो गया था, लेकिन क्या सांची अपनी तकलीफ अपनी माँ को बता पाएगी? आखिर इतना प्यारा रिश्ता क्यों अधूरा रह गया? जानिए सांची की अगली कड़ी में।